नमस्कार दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं आज यानी कि 6 जनवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। 3 ट्रिलियन डॉलर मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी बनी है? तो दुनिया की 3 ट्रिलियन डॉलर मार्केट वैल्यू वाली कंपनी बन गई है ऑप्शन बी यानी कि एप्पल। तो दोस्तों एप्पल 3 ट्रिलियन डॉलर यानी कि 30 खरब डॉलर का मार्केट कैप छूने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई है। रुपयों में यह रकम करीब 2.24 लाख अरब रुपए होगी। साल के पहले ही दिन ट्रेडिंग के दौरान टेक कंपनी के शेयर 182.88 डॉलर के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गए थे। अच्छा, बात यहाँ पर क्या हो रही है? एप्पल के बारे में। एप्पल का जो मोबाइल होता है जिसको आप लोग आईफोन कहते हैं, तो उसको लेना तो लोगों का एक ख्वाब सा बना रहता है। फिलहाल मुझे तो नहीं लगता कि उसकी उतनी उपयोगिता है, स्टेटस सिंबल जैसा बन गया है। एप्पल आईएनसी एक अमेरिकी मल्टीनेशनल कंपनी है। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1976 को। मुख्यालय मिलेगा आपको कैलिफोर्निया में। अध्यक्ष कौन है? आर्थर डी लेविंसन। सीईओ कौन है? टिम कुक हैं। और सीओओ हैं जेफ विलियम्स। तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि आईफोन तो सभी का ड्रीम रहता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आईफोन किस कंपनी का है और उसके बारे में कुछ जानकारियां आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। लोसर महोत्सव हाल ही में कहाँ पर मनाया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में ये पूछा गया है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो देखिए फ्रेंड्स, लोसर महोत्सव तो हिमाचल प्रदेश में भी होता है, लेकिन मुख्य रूप से इसे लद्दाख में मनाया जाता है। तो अगर विकल्प में लद्दाख रहे तो लद्दाख होगा, अगर लद्दाख नहीं रहता तो इसे आप हिमाचल प्रदेश भी कर सकते हैं। तो फिलहाल इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, लद्दाख। और इसका मतलब होता है नया साल। तिब्बती बौद्ध धर्म के नए साल के रूप में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण महोत्सव के बारे में आप याद रखिएगा, परीक्षाओं में अक्सर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि हेरात महोत्सव, ये जम्मू कश्मीर में होता है। खीर भवानी मेला, इसको रागन्ना देवी को समर्पित किया गया है, ये भी जम्मू कश्मीर में ही होता है। नुआखाई त्यौहार उड़ीसा से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाई हरायोबा नामक त्यौहार होता है जो कि त्रिपुरा से संबंधित है। और मिमकुट नामक जो त्यौहार है, इसका संबंध मिजोरम से है। अम्बुबाची मेला बहुत ही मशहूर मेला है, इसका संबंध है असम में कामाख्या देवी मंदिर के पास में ये मेला लगता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण महोत्सव हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। भारत की वह महिला जो अकेले ही दक्षिणी ध्रुव पर पहुंची हैं, तो इनका नाम देखो, भारत की नहीं है, ये भारतीय मूल की हैं, भारतवंशी हैं महिला, और ये अकेले ही दक्षिण ध्रुव पर जा पहुंची हैं। इनका नाम है हरप्रीत चंडी। तो विकल्प डी इसका करेक्ट है। देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने अपनी यात्रा को 40 दिन में पूरा किया। ब्रिटिश सेना की 32 वर्षीय भारतीय मूल की सिख सैन्य अधिकारी और फिजियोथेरेपिस्ट हरप्रीत चंडी दक्षिण ध्रुव पर पहुंच गई हैं। इसी के साथ वे बिना किसी समर्थन और मदद के अकेले ही यह कठिन यात्रा पूरा करने वाली पहली अश्वेत महिला भी बन गई हैं। हरप्रीत भारतीय मूल की पहली महिला हैं जिन्होंने इस साहसिक अभियान को पूरा किया है। अपने पूरे सफ़र में उन्होंने 700 मील मतलब 1127 किलोमीटर की यात्रा की है। और यात्रा के दौरान वो ब्लॉग भी लिखती रहीं, जिसमें उन्होंने अपनी तमाम तस्वीरों को और अपने अनुभवों को उन्होंने शेयर किया है। यहाँ पर कल हमने ये भी पढ़ा था, जानवी डांगती का नाम आपको याद होगा। जानवी डांगती, कल हमने पढ़ा था इनके बारे में। हाल ही में नासा का इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम IASP पूरा करने वाली वो पहली भारतीय छात्रा बन गई हैं। तो ये नाम भी आप याद रखना, जानवी डांगती। आगे बढ़ते हैं। किस मंत्रालय के स्मार्ट सिटी मिशन ने स्मार्ट सिटी एंड एकेडेमिया टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च यानी कि SAAR कार्यक्रम को स्टार्ट किया है? तो ये है ऑप्शन बी यानी कि आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव के आयोजन के हिस्से के रूप में आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के स्मार्ट सिटी मिशन ने स्मार्ट सिटी एंड एकेडेमिया टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च SAR कार्यक्रम को शुरू किया है, जो आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स यानी कि NIUA और देश के अग्रणी भारतीय शैक्षणिक संस्थानों की एक संयुक्त पहल है। कार्यक्रम के तहत देश के 15 प्रमुख वास्तुकला और योजना संस्थान स्मार्ट सिटी के साथ मिलकर स्मार्ट सिटी मिशन द्वारा शुरू की गई ऐतिहासिक परियोजनाओं का दस्तावेजीकरण करेंगे। इन दस्तावेजों में सर्वोत्तम परंपराओं से सीखने,
छात्रों को शहरी विकास परियोजनाओं पर जुड़ाव के अवसर प्रदान करने और शहरी चिकित्सकों तथा शिक्षाविदों के बीच तत्काल सूचना के प्रसार के उपायों का उल्लेख किया जाएगा। अभी देखो ये पुरस्कार काफ़ी महत्वपूर्ण है और रामनाथ गोयनका पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिशान ए लतीफ़ को। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जिशान ए लतीफ़ ने फोटो पत्रकारिता श्रेणी में रामनाथ गोयनका पुरस्कार को जीता है। उन्होंने अपने फोटो निबंध एनआरसी में शामिल करने के लिए कठिन संघर्ष के लिए पुरस्कार जीता, जो अक्टूबर 2019 में द कारवा में प्रकाशित हुआ था। उन्होंने उन लोगों की दुर्दशा का दस्तावेजीकरण किया जिन्होंने भारतीय नागरिक रजिस्टर यानी कि एनआरसी से जिनका नाम हटा दिया गया था और एक अनकही मानवीय कहानी का सामना किया। एनआरसी सूची जारी होने के लगभग 1 महीने के बाद लतीफ़ ने असम के 4 जिलों में अपना रास्ता बनाया। एनआरसी में शामिल करने के लिए लोगों के संघर्ष का दस्तावेजीकरण भी किया है। तो याद रखिएगा, रामनाथ गोयनका पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? जिशान ए लतीफ़ को। और रामनाथ गोयनका पुरस्कार यह देश के निष्पक्ष पत्रकारों को दिया जाता है और जिस पत्रकार ने किसी भी राजनीतिक पार्टी या धर्म का पक्ष लिए बिना सही पत्रकारिता को किया हो, उसको मिलता है रामनाथ गोयनका पुरस्कार। इसकी शुरुआत हुई है 2006 में। हाल ही में अनाथ बच्चों की मां के नाम से जानी जाने वाली किस मशहूर समाज सेविका का निधन हो गया है? तो इनका नाम है सिंधुताई सपकाल, यानी कि विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो सिंधुताई सपकाल को महाराष्ट्र की मदर टेरेसा भी कहा जाता है। 2020 में उन्हें पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया था। 40 सालों में 1000 बच्चों को उन्होंने गोद लिया और उनकी पूरी देखभाल की। जीवन में 750 से ज़्यादा पुरस्कार मिले, जिसकी धनराशि उन्होंने बच्चों की देखभाल में ही लगाई और तमाम संस्थानों को उन्होंने डेवलप किया। अब यहाँ पर याद रखिएगा फ्रांसिस्का सुसानो का नाम, फ्रांसिस्का सुसानो 124 वर्ष की उम्र में दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला का निधन हुआ है। फ्रांसिस्का सुसानो दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला थी, जो कि 124 साल में फिलहाल उनकी डेथ हुई है। फिलीपीन से संबंधित थी और यह भी याद रखना कि 19वीं शताब्दी में जो पैदा हुई थी, ये अब एकमात्र ऐसी व्यक्ति थी। एलिन यस का नाम याद रखना, दुनिया की सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर का निधन हो गया। इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया से था। शारदा मेनन भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक का निधन हो गया। एस पद्मावती भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट का निधन हुआ। और चंद्रा नायडू का नाम भी याद रखना, भारत की पहली महिला कमेंट्रेटर थी जिनका भी निधन हो गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनको आपको याद रखना है। हाल ही में अमेरिकी नौसेना में परमाणु वाहक पोत का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इनका नाम है एमी बार्न स्मिथ, यानी कि विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो एमी बार्न स्मिथ कप्तान वाल्ट स्लाटर का स्थान लेंगी और 2016 से 2019 तक एमी बार्न स्मिथ अमेरिकी जहाज यूएसएफ अब्राहम लिंकन की कार्यकारी अधिकारी भी रह चुकी हैं और अब वो अमेरिकी नौसेना में परमाणु वाहक पोत का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनने वाली हैं। तो एमी बार्न स्मिथ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द अपकमिंग एग्जाम्स। हाल ही में सबसे अधिक ODF प्लस गाँव की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ODF प्लस गाँव की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि तेलंगाना। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि स्वच्छ भारत मिशन 2.0 ग्रामीण कार्यक्रम के तहत 31 दिसंबर 2021 तक ODF प्लस गाँव की जो सूची है उसमें तेलंगाना के गांव सबसे अधिक है, यानी कि तेलंगाना इसमें पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है, तीसरे स्थान पर है कर्नाटक। स्वच्छ भारत मिशन का पहला चरण कब से कब तक चला था? वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, और याद रखना इसे 2 अक्टूबर 2014 से 2 अक्टूबर 2019 तक। तेलंगाना के बारे में बात कर रहे हैं तो राजधानी है हैदराबाद और KCR यानी कि के चंद्रशेखर राव ये हैं CM और तमिलिसाई सौंदरराजन ये गवर्नर हैं तेलंगाना की। हैदराबाद किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो मूसी नदी, याद रखना। इसकी स्थापना हुई थी 2 जून 2014। यह आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। 2020 में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की सूची में भारत का एकमात्र शहर जो शामिल था वो हैदराबाद ही था। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने तेलंगाना के जिस गांव को सर्वश्रेष्ठ गांव चुना है टूरिज्म के लिए उसका नाम है पोचमपल्ली। और राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेता मोहम्मद आजम का संबंध भी तेलंगाना से ही है। तो इतना बिंदु काफ़ी आपको इम्पॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखने हैं।
आगे बढ़ते हैं। हाल ही में टेस्ला के लिए काम करने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति कौन थे? उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए यानी कि अशोक एलोस्वामी। तो दोस्तों यहाँ पर टेस्ला के संस्थापक और सीईओ एलन मस्क के मुताबिक भारतीय मूल के अशोक एलोस्वामी टेस्ला के इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी जो है टेस्ला उसके ऑटो पायलट टीम के लिए काम करने वाले पहले भारतीय कर्मचारी थे। तो ये नाम महत्वपूर्ण हो गया अशोक एलोस्वामी का। हाल ही में किसे यूएन आतंकवाद विरोधी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है? यूएन आतंकवाद विरोधी समिति का अध्यक्ष हाल ही में बनाया गया है टीएस तिरुमूर्ति को, यानी कि विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। अनुभवी राजनयिक टीएस तिरुमूर्ति को बुधवार 5 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। वो फिलहाल विदेश मंत्रालय में सचिव के पद पर काम कर रहे हैं। भारतीय विदेश सेवा के 1985 बैच के अधिकारी तिरुमूर्ति न्यूयॉर्क में सैयद अकबरुद्दीन की जगह लेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रह चुके अकबरुद्दीन कई साल से संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि थे और उन्होंने इस वैश्विक मंच पर तमाम मुद्दों पर देश का रुख सफलतापूर्वक रखा है। वो जल्दी ही रिटायर होने वाले हैं और इसके बाद उनके स्थान पर कौन आएंगे? टीएस तिरुमूर्ति। तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न। और अब कल का प्रश्न जो कि आपसे पूछा गया था, प्रश्न था कि भारतीय तटरक्षक का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? इसका उत्तर हो गया वीरेंद्र सिंह पठानिया। आप सभी के जवाब बिल्कुल सही रहे। और अब बारी है आज के प्रश्न की। कौन सा देश जनवरी 2022 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता कर रहा है? तो प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका उत्तर आप जरूर लिखिएगा। सोशल मीडिया पर हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमें स्टडी विद ज्ञान प्रकाश लिखकर सर्च कर सकते हैं और इस लेक्चर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर। तो चैनल से आप जुड़ जाइए अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं। आप सभी का दिन मंगलमय हो। और अगर आप आने वाली परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि लेखपाल भर्ती, प्राइमरी, सुपर टेट, एलटी ग्रेड वगैरह, तो रेगुलर ये वीडियो जो आप वॉच करिए और इसका ऑडियो रिवीजन भी अब आपको शीघ्र ही अवेलेबल कराया जाएगा ताकि आप चलते चलते सभी बिंदुओं को पुनः ही मतलब बिना मोबाइल को खोले जेब में मोबाइल रखकर आप सारी बातों को सुन सकें। इससे आपका रिवीजन होगा और फैक्ट आपको याद रहेंगे। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।